और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं, कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। उज्जैन रीजनल इंडस्ट्रियल्स कॉन्क्लेव में हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके पहनावे से भारतीयता की सुगंध आती है और मूल रूप से हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं। और विक्रमादित्य काल की विशेषता ये हमने केवल सुनी कि उनके नवरत्न होते थे और नवरत्नों के अपने अपने गुणधर्म देखो तो वो दुनिया में आज भी उस नाते से एक विशेष सम्मान से दुनिया उनको देखती है। महाकवि कालिदास घटकर पर एक से एक बढ़कर के काल के प्रवाह में नरेंद्र मोदी जी के भी अपने मंत्री इसी नाते से पहचाने जाएंगे, ये लिख के दे सकता हूं। आप बताओ, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपना वेशभूषा शुद्ध भारतीय भाषा के भारतीय व्यवस्थाओं के अनुरूप पहने। माननीय अर्जुन जी मेघवाल बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, अपनी नौकरी छोड़ करके इस जनतंत्र के काम में लगे। और इस जनतंत्र के काम में लगे तो कैसे लगे? अपने प्रत्येक कदम से एहसास करा रहा है। ऐसे हर मंत्री को देखो, हर अधिकारी को देखो। कभी कल्पना कर सकते अजीत डाभोल 10 साल हो गए थे नौकरी छोड़े और 10 साल बाद वापस लाए और सुरक्षा सलाहकार बनकर के दुनिया में एहसास करा कि भारत और भारत की ताकत क्या है। ये एहसास हो रहा कि नहीं हो रहा? आराम से जयशंकर प्रसाद से पूछा गया कि आप ये रसिया से तेल खरीद रहे हो और अमेरिका से बात कर रहे हो, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा मोदी है तो ये एहसास कोई करा सकता है क्या? ये मैजिक जो चल रहा है। अब आप उस पे बोले ही नहीं है। आपने कहा कि न्याय संहिता को बदल करके दंड संहिता को बदल के न्याय संहिता स्थापित की। कानून अंग्रेजों के हिसाब से जब कानून बनाते तो वो दंड देकर के अपनी ताकत का एहसास कराते थे। हमारे यहां तो हजारों साल से, और ये विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव का 3रा दिन है। विक्रमादित्य के कई गुणों के कारण से विक्रमादित्य जाने जाते थे। तो विक्रमादित्य न्याय परंपरा के लिए सबसे बड़ा मापदंड स्थापित करते आए। और मूल रूप से माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी से विक्रमादित्य विषय को चर्चा हुई लेकर के, तो आपकी भी वो अभी चूंकि आपने समय कम है और उनको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना, वहां बोलना है, तो वहां का समय ले लिया। लेकिन विक्रमादित्य के उस गुण से प्रभावित होकर के हमारी न्याय के मापदंड और उसका प्रतिमान भी बदला। आपने कहा कि आंख बंद करके कोई तराजू लेकर के न्याय करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता। आंख की पट्टी खोलने का काम भी मोदी है। तो ये जो आंख की पट्टी बांध करके कोई न्याय होता है क्या? ये काला कानून, और कितनी पिक्चरें देखी थी अपन ने पुराने जमाने में। तो कानून केवल बातों से नहीं चलता है, कानून संवेदनाओं से चलता है, आंख खोल करके देखने के साथ। और हमारे यहां तो आंख भी अलग अलग मानी गई है। आंख तो खुलेगा लेकिन ज्ञान चक्षु उसके और भी पीछे देख रहा है। ये जो हमारी परंपरा है, जिसके कारण से भारत हजारों हजार साल से जाना जाता है। एक बार पूरे मंच का अभिनंदन करें। मेरे एक और मित्र यहां बैठे मंत्री हैं, गौतम टेटवाल जी, आपका भी अभिनंदन है। और यहां उद्योगपति भी सारे बैठे हैं, श्री एच.ई. नीलेश कुमार जी, श्री दिनेश पाटीदार जी शक्ति पंप्स वाले, आनंद बांगड़ जी, हमारे जाम्बिया के एच.ई. परसी पी चंदा जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे निश्चल त्रिवेदी जी, अजीत कुमार जी, आलोक बिड़ला जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, आशीष कंकारिया जी, पी अहुलीवालिया जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद सुलेमान साहब, राघवेंद्र जी, पी नरहरि जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे वरिष्ठ विधायकगण, कई सारे अलग अलग दायित्ववान पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, आप सबका एक साथ कितने अलग अलग प्रकार से संयोग से ये हमारी 2 दिन के इन्वेस्टर्स समिट का एक तरह से समापन का हम तरफ पहुंच गए हैं। लेकिन समापन भी एक नई भविष्य की संभावना लेके चले हैं, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया। आपने कहा भाप का एक
समय मान लो, बिजली के आमंत्रण का दूसरा समय मान लो, तीसरा आपने कंप्यूटर से जोड़ा, चौथा आपने वर्तमान के एआई के जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से जोड़ा। लेकिन ये हमारे जो उद्योगपति या इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए हमने हवाई का भी एक मार्ग खोला है। हवाई का मार्ग खोल करके भविष्य में अपने देश में तो इन्वेस्टमेंट करे ही करें, यहां से अंतरिक्ष तक का पूरा गगनयान के माध्यम से कहां तक जाना चाहिए। और ये जो सुविधाओं को देकर के बात हुई है, आज हमने कहा कि इसलिए किसी भी मनुष्य की अगर प्राण बचाए, उसके कष्ट में हाथ बढ़ा दे तो सरकार, नहीं तो काहे की सरकार। मैं जानता हूं विक्रमादित्य का एक गुण यह भी था कि उनके सामने ऐसे कई मौके आए, बहुत सारी कथाएं चलती है, लेकिन व्यक्ति के लिए अपने प्राण को हथेली में रख करके सहजता के साथ उसके साथ सामने पहुंच जाए। इसकी एक छोटी सी कहानी कहकर के मेरे अपनी बात को यहां समाप्त करूंगा। विक्रमादित्य और राजा भोज दोनों के किस्से ऐसे मानते कि विक्रमादित्य ने जो जीवन में किया है, बाद के काल में हर राजा विक्रमादित्य बनना चाहता था कि मैं विक्रमादित्य के समान, जिसने पुरुषार्थ, पराक्रम और अपनी कुछ उपलब्धि हासिल की, वो अपने आप को विक्रम के समकक्ष मानता है। तो हमने सबने पाठ्यक्रम में पढ़ा है, राजा भोज ने बहुत सारे प्रकार से अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की। 10 प्रकार के उनके गुण थे। उनकी पुस्तकें आज भी भोजपत्र में उनके लिखे गए सभी संदर्भ ग्रंथ सहित उपलब्ध है। तो विक्रमादित्य के उस सिंहासन से जोड़ करके वो कहानी मानी जाती है कि विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठने जब राजा भोज जाते हैं तो 19वीं पुतली उनका कहती कि आप विक्रमादित्य के समान इस सिंहासन पे बैठना चाहते हैं तो आप बहादुर हैं, आप अपने युद्ध कौशल में दक्ष हैं, शस्त्रों शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन बताओ विक्रमादित्य की तरह आप आमने सामने सेनाएं खड़ी होगी और सामने आमने की सेना में आपको युद्ध जीतना है, किसी कारण से युद्ध हारना नहीं, क्योंकि हारना विक्रमादित्य जानता नहीं। तो आप किस जगह पे खड़े होकर के युद्ध करोगे कि आप युद्ध जीतो और आप अपने उस युद्ध के जीत का आनंद भी लो। विक्रमादित्य के उस तरीके से सोचने में राजा भोज ने कहा कि मैं आपकी बात समझता हूं कि अगर आमने सामने की सेना खड़ी है और सेना भी बड़ी संख्या में है और युद्ध मुझे जीतना है, तो मैं कहां, उन्होंने कहा आप कहां खड़े होकर के युद्ध का नियंत्रण करोगे, संचालन करोगे। तो पुतली से राजा भोज सोच समझ के जवाब देते कि देखो भाई, मैं युद्ध में जाऊंगा तो युद्ध जीतने का आनंद भी लेना है, और ये जो हथियार होते हैं ये सैनिक और राजा में फर्क नहीं करते, तो स्वाभाविक रूप से मुझे वहां खड़ा होना पड़ेगा कि युद्ध में मेरे सैनिक मुझे ठीक से देख भी सके ताकि उनका हौसला बना रहे। और दूसरा कि युद्ध मुझे जीतना है तो मैं इस स्थिति में भी जाऊंगा कि जब मैं किसी भी स्थिति में दुश्मन के किसी हथियार का मेरे पे कोई असर नहीं होना चाहिए, ऐसी स्वाभाविक रूप से डिस्टेंस भी रखूंगा और फिर युद्ध का संचालन करूंगा। उन्होंने कहा हो गया काम खत्म। बोले क्यों? बोला आप विक्रमादित्य का स्थान नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा वही कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेता हूं, पर ये बताओ कि मेरे और विक्रमादित्य में क्या अंतर है? क्या विक्रमादित्य इतना बुद्धिमान नहीं है कि वो ये सारी बातों का विचार करे? बोले नहीं, विक्रमादित्य वो बुद्धिमान तो है जितना आप बता रहे हो, लेकिन आपसे भी आगे वाले हैं। तो आगे वाले कैसे हैं? बोले फर्क इतना ही है, विक्रमादित्य ने कहा कि जन्म के बाद मौत कितनी बार आती है? मौत एक ही बार आती है। और जैसे आपने कहा कि मैं यहां खड़ूंगा तो मरूंगा और यहां खड़ूंगा तो नहीं मराऊंगा, ये खड़ा होने का जो आपने अंतर कर लिया, इसका मतलब है आपके अंदर डर आ गया, और जहां डर है वहां विक्रम हो ही नहीं सकता है, जो निडर है वही विक्रमादित्य हो सकता। ये हमारे लिए कितने बड़े बड़े उदाहरण है, कितने बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के संदर्भ हैं जिनके माध्यम से हम सारी बातों को अपने जीवन में भी अंगीकार कर सकते, धारण कर सकते। आज के इस अवसर पर चूंकि हम जहां हैं ये महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी को समझने के लिए महाकाल क्या होते हैं इसको समझना है तो हमको थोड़ी सी दूसरी ढंग से बात समझना पड़ेगी। समय और प्रलय, काल की नगरी, महाकाल की नगरी। ऐसा कहते कि सृष्टि का प्रारंभ हमारी इस चतुर्युग की प्रारंभ के साथ होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों की चतुर्युग मिला के 64,000 साल की होती है। और 64,000 साल की जिस चतुर्युग में चारे युग के प्रारंभ के बाद फिर क्या होता है? तो जब तक ये संसार सृष्टि है तब तक समय है। जैसे ही समय समाप्त होगा ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ना सूर्य, ना चंद्र, ना तारे, ना ब्रह्मांड की व्यवस्था
ये सब नष्ट होंगे, प्रलय आएगा। उस प्रलय में ऐसा कहते हैं कि जब प्रलय आता है तो सृष्टि के निर्माता कौन है? ब्रह्मा जी। और ऐसा माना जाता कि ब्रह्मा जी उस समय सोते हैं, तो फिर जागता कौन है? जागते केवल महाकाल है, जो इंतजार करते हैं इस बात का कि मुझे फिर ब्रह्मा को जगाना है, फिर मुझे ब्रह्मा को खड़ा करना है, फिर नई सृष्टि बनाना है। तो ये जो आपके माध्यम से उद्योगों की जो श्रृंखला चलती है, कमोबेश उस ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए काम की एक लघु रूप में आपको लाती है, जो इस संसार को चलायमान व्यवस्था बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधन के आधार पर हर एक के जीवन में खुशहाली आए, हर भूखे को अन्न मिले, हर एक के जीवन में कहीं न कहीं संसार में आपस की मनुष्यता स्थापित हो। इसीलिए उद्योग निवेश को सरकारें प्रोत्साहित करती है। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, एक नए भविष्य, एक उज्जवल भविष्य के लिए सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित करने का। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राजेश